हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई हो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं महान स्वतंत्रता सेनानी कवित्री श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के बारे में, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उनकी कविता की 4 पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। मैं सोच भी बदलता हूँ, नज़रिया भी बदलता हूँ, अगर मंजिल मिले ना मुझे तो उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बस नहीं बदलता अगर मैं कुछ, तो अपना लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। ये जो ऊर्जावान पंक्तियाँ हैं, ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के कर कमलों द्वारा लिखा गया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। बेसिकली ये बंगाली परिवार से बिलोंग्स करते थे। अब रहा कि ये बंगाल से बिलोंग्स करते थे तो हैदराबाद में इनका जन्म कैसे, तो इनके बाबूजी जो थे वो हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो इनका रहन सहन वहीं हुआ करता था, इसलिए इनका जन्म स्थान हैदराबाद में है। 13 फरवरी 1879 को तो इनका जन्म हुआ, लेकिन उस समय से हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, और 2014 के 13 फरवरी से हम लोग इसे मनाते हैं। कुछ पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में लिख लेते हैं, 13 फरवरी 1879। और ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं वो हम मना रहे हैं 13 फरवरी 2014 से। इस राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएं। हम महिलाओं में जो लिंगा अनुपात का भेदभाव है, उनके बीच का अंतर, इसको कम कैसे कर सके। और न केवल ये देश स्तर पर ही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है और वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं से संबंधित जितने सारे दिवस हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है उनको सशक्त कैसे बनाया जाए, उनको उत्थान कैसे किया जाए, इसके बारे में। हम महिलाओं के उत्थान के लिए ही मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला दिवस। अब सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये इंदिरा गांधी एक सशक्त महिला थी और उनको ध्यान में रखते हुए ये एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये मनाया जाता है। आपको मालूम होगा 24 जनवरी 1966 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। तब से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये स्टार्टिंग जो हुआ था 24 जनवरी 2008 से हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ये रह गई इंदिरा गांधी, ये बनी थी प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 से। और हम लोग 24 जनवरी 2008 से मना रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्लारा जेटकिन, जो दूसरा का जो फोटो देख रहे हैं ना, इनका नाम है, हंस रही है, देखिए कितना बढ़िया से, क्लारा जेटकिन। अच्छा काम कीजिएगा तो ऐसी ही हंसी आपको मिलता रहेगा। क्लारा जेटकिन, इन्होंने आवाज़ उठाया 1908-1909 के आसपास न्यूयॉर्क में। तब महिलाओं की स्थिति ये थी, बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। जितनी सारे काम किए जा रहे थे वो पुरुषों के लिए किए जा रहे थे, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा था। उनको काम के बदले कम वेतन दिया जाता था, कम सैलरी दिया जाता था, ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ता था। इन सब को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के शोषण के विरुद्ध क्लारा जेटकिन ने आवाज़ उठाई 1909 के आसपास न्यूयॉर्क में। और बाद में जाकर 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1977 में इसे आधिकारिक रूप से पारित किया। तब से हर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कब से पारित किया था? 1977 में। कौन? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और जो तीसरा जो इमेज है, वो तीसरा जो फोटो है, वो आदरणीय और पूजनीय
श्रीमती सरोजनी नायडू जी का है, जिनके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यानी कि हर एक 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बात करते हैं श्रीमती सरोजनी नायडू जी के बारे में। बचपन से ही ये मेधावी छात्रा थी और 12 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1879 में इनका जन्म हुआ, 1891 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। जिस समय पढ़ाई से लोग कतराते थे, डरते थे, बहुत भारी माना जाता था और लड़कियों का तो और भी कुरीतियाँ एकदम चरम सीमा पर था। उस समय मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही ये परीक्षा पास कर ली थी मैट्रिक की। अब इनके बाबूजी जो हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे, शिक्षाविद जिनको बोला जाता था, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। इनकी माता कवित्री रही है, तो वो इनके बाबूजी चाहते थे कि ये बने वैज्ञानिक, गणितज्ञ बने। अब मम्मी चाहती थी कि बने कवित्री हमारे जैसा ही, और माता का प्रभाव इन पर ज़्यादा था। इसलिए एक दिन घटना ये हुआ कि गणित की पुस्तिका में इन्होंने 1300 पेज का कविता लिख डाले, हाथ में लग गया इनके बाबूजी को। सो बाबूजी इतना इम्प्रेस्ड हुए, इतना प्रभावित हुए कि उसको छपवा दिए, और छपवाने के बाद ये हाथ लग गया हैदराबाद के जो निजाम राजा थे उनको लग गया। अब हैदराबाद के निजाम भी बहुत प्रभावित हुए और इनकी प्रतिभा को और निखारने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया और ये चली गई किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ने के लिए। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे नोट करते हैं। तो ये 12 वर्ष की अवस्था में 10वीं पास कर गई थी और 1300 पेज की जो कविता इन्होंने लिखी थी उससे हैदराबाद के निजाम जो थे बहुत प्रभावित हुए, और जब प्रभावित हो गए तो ये फिर चली गई पढ़ने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आपकी भी हॉबी है कविता लिखने का, सो आप विज्ञान के पुस्तिका में या गणित के पुस्तिका में आप उसको मत लिखिएगा। आदमी को होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग अप्रोच के साथ जीना चाहिए, रियलिस्टिक वास्तविकता में जीना चाहिए। अब इनका वास्तविकता देखिए, इनका बैकग्राउंड भी तो देखिएगा। इनके बाबूजी जो थे उस समय जब देश गुलाम था तो हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इनकी माता कवित्री रही है। जिस समय लोग पढ़ाई से कतराता था उस समय 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, फिर 1300 पेज की कविता लिख डाली, फिर इनको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं था। और भयंकर बात तब हुआ जब उस समय जब कुरीति चरम सीमा पर था, तब इनका जो विवाह हुआ अंतरजातीय, इनके जो पति थे वो तेलुगु थे, गोविंद राजालू नायडू। इसको भी लिख लेते हैं। इनके जो पति का नाम था गोविंद राजालू नायडू। तो अंतरजातीय विवाह उन्होंने उस समय किए जब देश में कुरीति चरम सीमा पर था। तो इनका बैकग्राउंड अलग था, ये कुछ भी कर सकती थी, चूंकि न इन्हें पैसा का दिक्कत था, न ही इनके बैकग्राउंड में बहुत सारा सपोर्ट था, सब पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए वास्तविकता में आपको जीना होगा। सो अब ये पढ़ने के लिए चली गई किंग्स कॉलेज लंदन। वहाँ पर भी इनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई, लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन हुआ 1902 के आसपास, जब इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रह चुके हैं। उन्होंने इनको सजेशन दिया, सलाह दिया कि आपके कलम में जादू है, इसे देश के जागरण के काम में लगाएं। और संगे हाथ महात्मा गांधी से भी इनकी मुलाकात हो जाती है। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। अंग्रेजों ने कर दिया, बंगाल को विभाजित कर दिया था। देश में आक्रोश फैला था। उस समय इनकी एक कविता आई थी बुलबुले हिंद, और तब से जाके इनकी प्रसिद्धि मिली। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1905 में इनकी कविता आती है बुलबुल ए हिंद, और तब जाके इनकी प्रसिद्धि मिलती है। जब इनका बुलबुल ए हिंद प्रकाशित होता है, देश में जागरण का काम करता है,
और कविता जो वाचन ये करती थी, इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी, यानी कि भारत कोकिला के नाम से जाने जाने लगे। और आगे देखिए स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर कैसे कैसे इनका जीवन आगे बढ़ता रहा है। अब होती है बात 1919 का। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला। 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय इनकी कविता आई थी जागू कविता। उसको भी नोट कर लेते हैं। देख रहे हैं माता जी को, कितना हंसमुख चेहरा है। इनके हंसी से गांधी जी भी हंस रहे हैं। गांधी जी इनको बुलाते थे भारत कोकिला। ऐसा बात नहीं, ये भी गांधी जी को बुलाते थे मिक्की माउस। अब जागू कविता के बाद 1920-22 में तो असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर गांधी जी के साथ हिस्सा ली थी। इनके लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलता है जब गांधी जी स्टार्ट किए थे दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा को थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। अब हुआ घटना ये कि नमक कानून बनाया था अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेज बोला था कि नमक केवल हम ही बनाएंगे और उस पर टैक्स खूब हुमच करके ला देंगे और भारतीयों से लूटेंगे। अब गांधी जी थोड़ी है, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, वकील थे, लंदन से पढ़कर आए थे। 1929 में हो गया विश्व का आर्थिक संकट। सब देश का जो खास्ता हालत हो गया था। आर्थिक संकट मतलब पैसा की कमी हो गया था, ऋण टूट चुका था। इसी में इन्होंने दिमाग लाया कि ओ अब ये अच्छा समय है, देखिए आंदोलन कीजिए, लेकिन समय और स्थान अगर भाप कर कीजिएगा, अगर दूरदर्शी सोच के साथ कीजिएगा, सो सक्सेस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अब गांधी जी रहे दिमागी आदमी। अब 1929-30 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया दांडी यात्रा। 30 में 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, जिनमें एक अनुयायी का नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू, ये निकल जाते हैं। गुजरात में इनका आश्रम था, साबरमती आश्रम। यहाँ पे लोकेशन में भी देख लेते हैं। ई रहा गुजरात, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। इस जगह के नाम है पोरबंदर। गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ था, जिस जगह का नाम है पोरबंदर। और ये देख रहे हैं, इसके जस्ट सामने यह पड़ता है साबरमती का आश्रम, साबरमती आश्रम। और यहाँ से ऐसे ऐसे जा करके यहाँ पे पड़ता है सूरत, और उसके जस्ट नीचे पड़ता है दांडी। सो साबरमती आश्रम से पैदल ये दूरिया मालूम है कितना है? 390 किलोमीटर। अब देखिए गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। अब बात हो रही है 12 मार्च 1930 को। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 मार्च 1930 में यात्रा स्टार्ट किए थे। अब पहुँचते पहुँचते इनको 25 दिन लग गया। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती के आश्रम से लेकर दांडी जो जगहवा है वहाँ तक पहुँच गए। और गांधी जी उसमें से निकाल लिए पानी, समुंदरवा के पानी निकाले, उसको गर्म किए, पनिया भाप बन के उड़ गया, नमक बना दिए। अब अंग्रेज बोला था कि नमक के कानून हम लगाए हैं, अब कोई नमक बना नहीं सकता है। नमक के कानून को तोड़ दिए, लेकिन विनयपूर्वक जो अंग्रेज आज्ञा दिया था उनको ये ना माने, अवज्ञा कर दिए। सो यहाँ से स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। विनती पूर्वक आपके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अहिंसा धर्म अपनाते हुए। सो हुआ क्या, गांधी जी को पकड़ के लेके चल गया उन लोग जेल में। सो गांधी जी बोले कि सरोजनी जे आप संभालो, आप लीडरशिप करो। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को सक्सेस बनाने में सरोजनी नायडू जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बात रहा 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। अब गांधी जी देखिए उस समय 61 साल के थे, 69 में 1869 में इनका जन्म हुआ। सो 31 + 30 61 साल में भी 390 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर लेना, तब ना हंस रहे हैं। आप भी त्याग कीजिए, जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा जीवन होता है। अब बात करते हैं 1930 के बाद। 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 1947 से 49 तक देश की पहली महिला राज्यपाल बनने का जो गौरव प्राप्त किए श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं, और वो उत्तर प्रदेश की बन गई पहली महिला राज्यपाल। एक और चीज़ जो पहली महिला होने का गौरव प्राप्त इन्होंने किया है, वो भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष महिला
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। ये दोनों पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो 1947 से 1949 तक ये बनी रही पहली महिला राज्यपाल। कौन प्रदेश का? यूपी का। और 1925 में ये बनी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा। अब 1949 तक ही काहे लिखे हैं? सो दुर्भाग्यवश 2 मार्च 1949 को हार्ट अटैक होने के कारण ये दुनिया को अलविदा कह गए और हम लोग के बीच नहीं रहे। अब देखिए, ये इनके जीवन संघर्षमय तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ही प्रेरणात्मक रहा है और कल भी क्रांति लाती रही थी, आज भी लाती रही है और कल भी लाती रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है कि आज हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें कम से कम कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे महिलाओं को और उत्थान करने में मौका मिले। हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि हमारे देश में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये कागजी योजनाएं ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल बड़ी कम होता है। जैसे कि कुसुम योजना है, आप महिला हो या पुरुष हो, बंजर ज़मीन पर आप अगर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, सरकार आपको सब्सिडी देगा, मतलब पैसा देगा। आपको सोलर प्लांट जो 200 रुपया में मिल रहा था वो कुछ सरकार पैसा दे देगा तो कम जाएगा। उज्ज्वला योजना है, गैस के लिए हर घर गैस पहुंचना चाहिए, अच्छा काम है। सुकन्या समृद्धि योजना है, इंटरेस्ट आपको अच्छा मिलेगा। उड़ान योजना है, छात्राओं का जो इंजीनियरिंग और जो हाई स्केल्स लेवल में जो उनके जॉब की बात हो रही थी, उनके जो शिक्षा स्तर को बढ़ाया जा रहा था, CBSE ने निकाला था उड़ान योजना। कहने का मतलब ये हुआ कि हजारों योजनाएं हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कागजी होता है। रियलिस्टिक में बड़ी कम योजनाएं सफल हो पाती हैं। कारण ये है कि हम लोग खुद जागे हुए नहीं हैं। आज शहरों में महिलाओं की स्थिति तो थोड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन गांव में आज भी उन्हें 4 दीवारी के अंदर बंद किया जाता है। एक जेल है, 5 दिन रह के देख लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, तब आपको महसूस होगा कि जेल कैसा होता है। जहाँ भी रहें, बस हम आपसे गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि माता के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, दादी के रूप में माताओं का, बहनों का, दादियों का सम्मान करें। उन्हें 4 दीवारी के अंदर बंद मत रखें। छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देता हूँ, जैसे कोई फेस्टिवल है तो हम लोग जा सकते हैं, कुछ जो अगल बगल शहर है उनको लेकर घुमा सकते हैं। इससे उनको साइकोलॉजिकल बहुत परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन अगर समाज में खुशहाली लाने का काम करता है तो ये इनके जीवन का सही अमल करने का तरीका ना है। न केवल कहानी पढ़ लिया सरोजिनी नायडू जी के बारे में, आँख में आंसू आ गया तो हो गया, नहीं, वाकई में उनके कहानी से हमने क्या सीखा, ये इम्पोर्टेंट है पढ़ना, लेकिन क्या उसको जीवन में इम्प्लीमेंट किए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब ये दोनों का संगम होता है तब उसको बोलते हैं उत्थान। तो हम आशा करते हैं कि माताओं, बहनों, बेटी, बीबी जिस रूप में हैं, ये देवी की मूर्ति, हम उनका सम्मान करेंगे और जैसे भी हो, जिस हद तक हो, ये जो अंतर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।